छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 में 5वां अध्याय पढ़ाएंगे। कल हमने पृथक्करण की विधियों के बारे में जो विधि थी वाष्पन विधि के बारे में पढ़ा था कि वाष्पन विधि क्या है। जल को वाष्प में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे वाष्पन कहते हैं। और इस वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा समुद्रों का जल निरंतर वाष्पीकृत होकर के उड़ करके बादलों के रूप में ऊपर जाता है तथा वर्षण द्वारा यह जल पुनः पृथ्वी पर गिरता है। इस प्रकार पृथ्वी पर जल की जो पुनः चक्रण है या पुनः प्राप्ति है वो लगातार सतत प्रक्रिया द्वारा बनी रहती है। आज हम आपको पृथक्करण की एक से अधिक विधियों द्वारा पदार्थों को अलग करने के बारे में अध्ययन कराएंगे। कल हमने पढ़ा था कि कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जो एक विधि द्वारा उनको अलग नहीं कर सकते, उनके लिए हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। इनको एक से अधिक विधि का उपयोग करके पदार्थों को अलग करते हैं। जैसे अपने इस पुस्तक में क्रियाकलाप नंबर 7 दिया है। रेत और नमक का मिश्रण लेते हैं। एक थोड़ा सा नमक लेते हैं और थोड़ा रेत, उन दोनों को मिलाकर के मिश्रण बना लेते हैं। अब इनको हम कैसे पृथक करेंगे, बड़ी कठिन समस्या हो जाती है। क्यों? नमक और रेत के कण समान आकार के होते हैं और इनको हम हस्तचयन द्वारा छान करके अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक से अधिक विधियों का चयन करना पड़ता है या विधियां अपनानी पड़ती है। अब इसके लिए अलग करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी पड़ेगी, इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम जल का क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। जल और उसमें क्या मिलाते हैं, जल, नमक और मिट्टी को घोल करके और विलयन बनाते हैं। उसमें से फिर निथार करके जल को अलग करते हैं। क्यों? जल में मिश्रण का जो नमक है वो घुल जाता है पानी में और पानी को फिर निथार करके उसका वाष्पीकरण करके नमक और जल को अलग कर लेते हैं। अब इसमें दिया है, इस मिश्रण को बीकर में रखते हैं। इस मिश्रण को रखते हैं बीकर में। जो हमने नमक और रेत और नमक का जो मिश्रण है उसको हमने क्या किया, बीकर में रख देते हैं और उसमें कुछ मात्रा में जल मिला देते हैं। थोड़ा जल मिलाएं, जल मिला करके उसको थोड़ा हिला देते हैं, घोल देते हैं। इसके बाद बीकर में कुछ इन द्रव को कुछ समय के लिए रख देते हैं। अब रखने पर क्या होता है, ये बीकर में जो मिट्टी होती है वो उसके पेंदे में जमा हो जाती है, यानी बैठ जाती है, अवसादित तो हो जाती है। इसे कहते हैं पेंदे में बैठ जाना, अवसादन। रेत बीकर की तली में बैठ रहा है यानी बैठ जाता है, इसे कहते हैं हम अवसादन। क्या कहते हैं? अवसादन। अवसादन बोलते हैं, यानी इसमें अवसादित तो हो गई मिट्टी। इसे निस्तारण या निस्सन द्वारा पृथक करते हैं। निस्तारण द्वारा या निस्संदन में छालनी का उपयोग करना पड़ता है द्रव में से ठोस पदार्थ में। अब इसे हम निस्तारण विधि द्वारा अलग करें। किस विधि द्वारा? निस्तारण विधि द्वारा। निस्तारण विधि द्वारा क्या करते हैं, उसको ऊपर से दूसरे पात्र में लेकर के पानी को दूसरे पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, उड़ेल करके अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा निस्तारण हो गया। निस्तारण द्वारा पृथक कर लेते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है, तो अब हमें पता हो गया कि निस्तारित द्रव में नमक और जल का विलयन है। अब इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था, तो इसमें कोई नया नमक नहीं है, वही नमक है जो प्रारंभ में इसके मिश्रण में था, वही नमक में घुला हुआ है। अब इस निस्तारित द्रव में, इस निस्तारित जो हमने उड़ेल करके दूसरे पात्र में निकाल लिया द्रव में नमक व जल को पृथक करना है। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाष्पीकरण विधि का उपयोग करना पड़ेगा। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दे। जो केतली है उसका ढक्कन बंद कर देते हैं द्रव। अब उसको गर्म करते हैं। अब कुछ समय तक केतली को गर्म करते हैं, गैस या स्टोव पर रख करके केतली को करते हैं, गर्म करते हैं। अब उसकी टोटी से देखिए भाप निकलती हुई आपको दिखाई देगी। क्या निकलती हुई दिखाई देगी? भाप निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये भाप का निकलना क्या होता है कि इसमें जो जल था वह जल वाष्पीकृत होकर के टोटी के माध्यम से बाहर निकल रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है जल की ये टोटी है, इसमें क्या है, ये भाप है। क्या ये? भाप।
या जल वाष्प है। ये जल वाष्प, इसको जब गर्म करते हैं जल को तो उसमें जल वाष्प बन के बाहर आ जाती है। और ये जल वाष्प ऊपर ये क्या है, इसके प्लेट के ऊपर बर्फ़ रखी हुई है। क्या है ये, बर्फ़ रखी हुई है। इस बर्फ़ में से, बर्फ़ के कारण से प्लेट की जो सतह है वो ठंडी हो जाती है। ये भाप जब इस प्लेट की सतह पर टकराती है तो ठंडी होने के कारण इसके कण हैं संघनित हो जाते हैं और जल की बूंदों में परिवर्तित होकर के इस दूसरे पात्र में धीरे धीरे टपक करके अलग हो जाते हैं। अब ये जब केतली गर्म होती रहती है तो सारा पानी भाप बन करके इस टोटी के माध्यम से बाहर निकल जाता है और इसके पेंदे में केवल नमक शेष रह जाता है। क्या रहता है, नमक शेष रह जाता है। इस प्रकार धातु की प्लेट, देखिए उसमें धातु की प्लेट लेकर के उसमें कुछ बर्फ़ रखी हुई ऊपर होगी ना, ये बर्फ़ रखी, बर्फ़ के टुकड़े हैं यहाँ पर, ये बर्फ़ रखी है। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर से पकड़ते हैं। यहाँ टोटी है, टोटी के ऊपर से पकड़ रखा है। यहाँ पे कुछ जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने देते हैं। कुछ समय धीरे धीरे गर्म करते हैं कि तो सारा जल है वो भाप में बदल जाएगा। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल में बदल जाती है। ये जो पानी जा रहा है, भाप का बन करके पानी जा रहा है, ये क्या है, इस पर सतह टकरा करके संघनित हो गया और संघनित होकर के जल कहाँ बूंद बूंद करके इसे दूसरे गिलास में एकत्रित होता रहता है। प्लेट के नीचे से कुछ बूंद बूंद नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा द्रव बना है, भाप नहीं बना है। संघनन द्वारा क्या बना है, द्रव बना है। ये गलत लिखा गया है, भाप नहीं, जल संघनन द्वारा क्या बन गया, संघनन द्वारा वापस भाप संघनन द्वारा जल बना है। गिरने वाला यह जल भाप क्या है, संघनन द्वारा जल बना है। और जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल वाष्प से उसके बर्फ़ में जो परिवर्तन हुआ है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। और इस संघनन विधि द्वारा ही हमारे वातावरण में जो बरसात होती है वह प्रक्रिया पूरी होती है। समुद्रों का जल वाष्प बन करके और उड़ता रहता है और ये ऊपर जा कर के ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के संघनित होकर के जल की बूंदें बन जाती है। जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ऊपर वायु में नहीं ठहर पाती है तो ये बूंदों के रूप में हमारे पृथ्वी पर, ज़मीन पर गिरने लग जाती है, जिसे कहते हैं हम वर्षा होना। इस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर जल का जो है वो क्या है, जल का चक्र पूरा बना हुआ रहता है। अब आगे दिया गया है कि कई बार हम घर में देखते हैं हमारी माताएं दूध को गर्म करती हैं तो दूध के ऊपर जो प्लेट रखते हैं उस प्लेट को कभी कभी उगाड़ के देखते हैं तो उस पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। उस प्लेट को हटाने पर जल बूंद के रूप में टपकता भी है। ये जल क्या है, ये दूध में जो मिला हुआ जल होता है वह भी गर्म हो करके और उस प्लेट की सतह पर आता रहता है, टकराता रहता है। और प्लेट की जो ऊपरी सतह होती है वो ठंडी होती है और ठंडा होने के कारण वह जो जल रूप में परिवर्तित होकर के नीचे एक साइड में इकट्ठा होकर के नीचे गिरता है। और जो हलवाई हैं वो भी उसमें से इस प्रक्रिया द्वारा उसमें पूरे जल को भाप बना करके उड़ा देते हैं और नीचे जो ठोस पदार्थ बचता है जिसे हम मावा या खोआ कहते हैं वो बच जाता है। ये भी वाष्पीकरण विधि द्वारा ही होता है। इस प्रकार अब आगे इसी प्रक्रम को देखिए। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया। यानी हमें इस नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ा। निस्तारण का, अवसादन का, निस्यंदन का, वाष्पन का, संघनन का। इन विधियों के द्वारा हमारा जो मिश्रण है उसमें से नमक और रेत पृथक पृथक हुआ और नमक रेत को पृथक करने के लिए उस जल का मिलाना पड़ा। तो इस प्रकार एक से अधिक विधियों द्वारा हम ऐसे मिश्रणों को अलग करते हैं। अब पहली कुछ प्रश्न पूछिए। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है कि नमक पुनः प्राप्त कैसे करें। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया, फिर उसने क्रियाकलाप 7 को दोबारा से दोहराया तो उसने प्राप्त किया, उसने जो पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया परंतु उसे
उसने पाया कि वह जो नमक उसने मिलाया था मिश्रण में, उसमें से केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उससे कहाँ त्रुटि हुई? उसका पूरा जो नमक उसने 1 पैकेट मिलाया था या 1 किलो जो नमक मिला दिया मान लो, वह पूरा नमक वह प्राप्त नहीं कर पाई। इसका कारण क्या है? तो छात्रों, इसका कारण है जल में दूसरे पदार्थों की घुलनशीलता यानी संतृप्तता। हर जो जल है उसमें कोई पदार्थ के घुलने की एक निश्चित अवस्था होती है, उसे कहते हैं संतृप्त। हम जब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो वो मिल जाती है, घुल जाती है, दिखाई नहीं देती है। दोबारा एक और डाल, हो सकता है वो मिल जाए। उसके बाद हम ये तीसरी चम्मच डाल दें तो उसमें वो जो चीनी है नीचे पेंदे में ही जमी रहती है। आप उसको खूब हिलाते रहें लेकिन वो चीनी मिलती नहीं। यानी जो हमारा जो द्रव था, उस जल था, वो अब संतृप्त हो गया, उसमें और चीनी हम नहीं घोल सकते। जितनी चीनी घोल सकते थे उतनी घोल, वो संतृप्त विलीन हो गया। अब इसमें और ज़्यादा चीनी हम नहीं घोल सकते। तो इसी प्रकार जो जल की मात्रा थी उसमें एक निश्चित मात्रा में ही नमक घुल सकता है, उससे अधिक नहीं घुल सकता। इस प्रक्रिया के लिए उसे यह पूरा नमक प्राप्त करने के लिए इसको 3-4 बार इस प्रक्रिया को करना पड़ेगा, जिससे पूरा नमक उसमें घुल घुल करके और क्या होगा, अलग हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसका शोधन हो जाएगा, पूरा नमक हमें प्राप्त हो जाएगा। उससे पहले यानी उसकी जब तक सांद्रता कंप्लीट नहीं होगी जल की, पूरा नमक नहीं मिलेगा। उसमें कुछ नमक उस विलयन में या मिट्टी में मिला हुआ रहता है। तो मिट्टी में बार बार जल डाल करके उसमें से पूरा नमक प्राप्त करने के लिए हमें इस विधि को कई बार करना पड़ेगा। छात्रों, अब इसके पश्चात जल की सांद्रता या संतृप्तता के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।